Hello and welcome back. This is the sixth video in this 10-part series on intraday index trading और आज की हमारी डिस्कशन है रिगार्डिंग एंट्री टैक्टिक्स। लेकिन एंट्री होगी आफ्टर वी हैव टेकन अ डिसीजन वेदर टुडे इज़ अ ट्रेडेबल डे और नॉट, किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है और उस ट्रेड में कितना कन्विक्शन रखना है। तो ये सब ज़्यादातर चीज़ें लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं और अगर आपने पिछले एक दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच देम फर्स्ट। प्लेलिस्ट लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो दो तरह के ट्रेड्स हम लेते हैं, एक तो होते हैं कंटिन्यूएशन ट्रेड और एक होते हैं रिवर्सल ट्रेड्स। तो ये चीज़ हम कैसे डिफाइन करते हैं ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। CPR जो इंडिकेटर है, ये इसकी एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये चार्ट को बुलिश और बेरिश टेरिटरीज में डिवाइड कर देता है और इस टेरिटरी को लेकर अपने मन में क्लैरिटी होना बिल्कुल ज़रूरी है। यानी CPR के ऊपर बुलिश एरिया है और CPR के नीचे बेरिश टेरिटरी है। तो ये CPR एक ऐसा इंडिकेटर है, ये मैंने किसी भी ज़्यादातर इंडिकेटर्स को प्राइस को इतना डोमिनेट करते हुए कभी नहीं देखा है जितना CPR को देखा है। ये क्लियरली आपको बेरिश और बुलिश जोन्स में एक क्लियर कट डिवीजन करके देता है और इसकी हेल्प से आप अपने ट्रेड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? तो अगर आप बुलिश टेरिटरी में एक बुलिश ट्रेड ले रहे हैं इस तरह से, तो ये एक कंटिन्यूएशन ट्रेड है। और अगर आप बुलिश टेरिटरी में एक बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो ये एक रिवर्सल ट्रेड है। इसी तरह से अगर आप बेरिश टेरिटरी में एक बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो ये एक कंटिन्यूएशन ट्रेड है। और अगर आप बेरिश टेरिटरी में एक बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो ये एक रिवर्सल ट्रेड है। ठीक है। और हम किस तरह के ट्रेड्स लेते हैं? वी टेक मोस्टली पुल बैक ट्रेड्स जहाँ पर प्राइस एक ट्रेंड में है। प्रॉपर ब्रेकआउट ट्रेड्स मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि उसमें रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं मिलता है। तो पुल बैक ट्रेड्स हम लेते हैं। तो एक डायरेक्शनल मूव देने के बाद में प्राइस तीन तरह के आउटकम्स आपको दे सकता है। पहला आउटकम तो है मोस्ट फेवरेबल, जिसमें कि प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव करता है फर्दर और आपको एक ट्रेडेबल मूव देता है। दूसरा, जिसमें प्राइस उसी लेवल के लगभग आसपास दिन भर मूव करता रहता है, जिसको हम कहते हैं एक स्टॉल्ड ट्रेड, जिसमें मे बी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, यू आर गेटिंग जस्ट चॉप्ड अराउंड। और तीसरा आउटकम वो होता है जिसमें प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर अल्टीमेटली आपकी ही डायरेक्शन में मूव करता है या नहीं करता। तो इसमें जब आप इस पॉइंट पर यहाँ एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये बात नहीं पता कि अब फर्दर मेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक है। तो ये यहाँ पर इस फ्रेमवर्क को अगर समझा जाए तो कुछ एंट्रीज तो ऐसी हो सकती हैं जो कि इसी डायरेक्शनल मूव में, ये जो फर्स्ट डायरेक्शनल मूव आई इसी में आपने ले ली, ये अर्ली मॉर्निंग एंट्रीज होती हैं। और सेकंड एंट्रीज वो होती हैं जो इस एरिया में, जब इस डायरेक्शनल मूव के बाद में आपको एक पुल बैक मिला तब आपने ली। और कभी कभी बहुत लेट भी एंट्रीज मिलती हैं ड्यूरिंग द लेटर 1/3 ऑफ द डे। तो जितना अर्लियर आप एंट्री लेते हैं उतना ज़्यादा समय मिलता है प्राइस डिस्कवरी को अपना, आपको एक मूव देने के लिए, और आप उसमें एक अच्छा डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लेटर एंड ऑफ द डे में एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पर तो टाइम बहुत कम है। तो मे बी यू आर होपिंग कि वो सडनली प्राइस बस नीचे चला जाएगा और आपको एक प्रॉफिटेबल मूव मिल जाएगी।
बहुत अर्ली एंट्रीज लेने में रिस्क ये रहता है कि इतनी जल्दी जो मार्केट का मूड होता है वो क्लियर नहीं होता है ज़्यादातर दिनों में। कुछ दिन होते हैं जहाँ पर फर्स्ट कैंडल से ही ये मूड क्लियर हो जाता है। तो इस फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं कंटिन्यूएशन ट्रेड्स की तरफ। कंटिन्यूएशन ट्रेड्स भी कई तरह के हो सकते हैं। तो उसमें जो पहला कंसेप्ट है वो है एलियन कैंडल का कंसेप्ट। अब ये एलियन कैंडल क्या होती है? अबव द सीपीआर बुलिश टेरिटरी है, और बुलिश टेरिटरी में जो पहला कैंडल है, फर्स्ट बार फीडबैक जिसको हम कहते हैं, वो एक बेरिश कैंडल है। ठीक, ये गैप के साथ खुलती है, गैप अपसाइड पर है लेकिन कैंडल बेरिश है। उसी तरह से बेरिश टेरिटरी में जो पहली कैंडल बनती है वो एक बुलिश कैंडल अगर बन जाए, गैप डाउन साइड की तरफ है, कैंडल बुलिश है। ठीक है, तो हमें हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ द गैप इन द टेरिटरी, बुल्स की टेरिटरी में बुलिश ट्रेड लेना है, बेयर्स की टेरिटरी में बेरिश ट्रेड लेना है, मोस्टली यही कंटिन्यूशन है। तो इस तरह के ट्रेड में हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि प्राइस सीपीआर की तरफ आए और वहाँ से रिजेक्ट हो जाए। तो बेसिकली ये एक सीपीआर रिजेक्शन ट्रेड है। ठीक है, ऐसे ही नीचे बेरिश साइड में तो हम इस ट्रेड इसमें यहाँ लेट द पुल बैक हैपन, और पहली कंफर्मेशन पुल बैक की मिलते ही आप इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर कहीं ट्रेड लेंगे। तो इसका एग्जांपल चार्ट पर देखते हैं, वो ये है। ये यहाँ पर एक गैप के साथ प्राइस ओपन हो रहा है और बेरिश टेरिटरी में ओपन हो रहा है, लेकिन ये जो पहली कैंडल है ये बेरिश नहीं है। ठीक है, ये इसका जो ज़्यादातर पार्ट है इस कैंडल की रेंज का वो इस ग्रीन बॉडी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो यहाँ पर अब हम ये चाहते हैं कि प्राइस सीपीआर से रिजेक्ट हो, और ये विजुअली आपको समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, ये रिजेक्शन को मिल रहा है, तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप इसके नीचे एक थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं एक एंट्री पॉइंट, और इसके हाई के ऊपर यहाँ कहीं एक स्टॉप लॉस, ऐसे प्लान कर सकते हैं। और फिर इस तरह से आपको ये एक मूव मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर भी एक ही दिन में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में चूज़ भी करना है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि दोनों में से सीपीआर के ज़्यादा क्लोज कौन सा है, सीपीआर नैरोअर किस में है, आसपास कोई अंडरलाइंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है जो प्राइस को रोक सकता है, और बाकी कैंडल का स्ट्रक्चर, क्वालिटी, फीड पुल बैक की क्वालिटी कैसी है, और बाकी अब ट्रेंड में किस तरह से हैं। तो अब जैसे इन दोनों ही सिचुएशंस में ये ज़्यादा बुलिश कैंडल है जो बैंक निफ्टी की है, और पुल बैक भी उसी इंटेंसिटी के साथ थोड़ा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और यहाँ पर ये जस्ट प्रीवियस डे लो जो ये ब्लू लाइन है इसके पास में पुल बैक हो रहा है। तो यहाँ पर आप इस प्रीवियस डे लो के नीचे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस बीइंग एट द हाई ऑफ दिस कैंडल। अब एग्जैक्टली सीपीआर से बिल्कुल टच करके ही रिजेक्ट होगा ऐसा इसेंशियल नहीं है। अगर एक इंस्ट्रूमेंट में भी आपको ये दिख रहा है तो आप, और दोनों इंस्ट्रूमेंट सिंक में हैं, दोनों में एक ही जैसी एक्टिविटी हो रही है, तो आप इसको इस केस में प्रोबेबली इसको थोड़ा प्रेफरेंस मैं दूंगा, क्योंकि यहाँ अंडरलाइंग रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे कहीं पिवट होगा S2। ये इसके लिए इमीडिएटली यहाँ दो रेजिस्टेंसेज हैं जो इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉल कर सकती हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, जैसे ये दिन है 25 सितंबर 2025। तो यहाँ पर भी प्राइस बेरिश टेरिटरी में एक बुलिश कैंडल के साथ, ये बुलिश कैंडल है, वाइट इसकी टेल है, रिजेक्ट हो रहा है बिल्कुल S1 से, प्रीवियस डे लो से, और सीपीआर से टकरा करके फिर नीचे आ रहा है। कभी कभी इस तरह का एक कंट्रोल्ड पुल बैक जैसा मिलता है, जो कि एक इस पास में ही किसी पिवट या किसी रेजिस्टेंस पर थोड़ा कुछ कैंडल्स आपको देता है, ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पर इजी रहता है ट्रेड प्लान करना। आप इस लेवल के नीचे आसपास यहाँ कहीं प्लान कर सकते हैं इस हाई को एक स्टॉप लॉस लेकर के,
और फिर उस दिन भी काफ़ी थोड़ा इंतज़ार करने के बाद में इस तरह की मूव आपको मिल गई है। और एक एग्जांपल है ये 11 जुलाई बैंक निफ्टी। ये ना सिर्फ एक फर्स्ट बार बुलिश है, बल्कि अगले 2 बार्स भी अच्छे खासे बुलिश हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मे बी द बेयर्स आर नॉट प्रेजेंट, लेकिन जब सीपीआर से रिजेक्ट होता है तो उसके बाद में फिर यहाँ पर एक अच्छी बेरिश कैंडल आपको मिलती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिशन आप मे बी आप इस लेवल के नीचे यहाँ कहीं एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर ये कंसोलिडेट करे तो कभी कभी वो टाइम नहीं देता है, और अगर यहाँ कहीं ट्रेड प्लान किया होता तो ये एक अच्छा सीपीआर रिजेक्शन ट्रेड मिलता। अब ये सीपीआर रिजेक्शन तो आपका ध्यान उसकी ओर कैसे जाएगा जब आप देखोगे ये एलियन कैंडल बन रही है, अब मैं सीपीआर ट्रेड के लिए, सीपीआर रिजेक्शन ट्रेड के लिए सोच सकता हूँ। और इसमें भी कभी कभी कई तरह के ट्रेड्स, जैसे ये वाला दिन है, ये यहाँ पर जो पहली कैंडल है, ये बेरिश टेरिटरी में एक बेरिश कैंडल बन रही है और कोई गैप भी नहीं है। तो यहाँ पर इमीडिएटली पुल बैक पर जंप करने में थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ, थोड़ा कन्विक्शन कम रहता है अगर गैप थोड़ा सा नहीं मिलता है। तो थोड़ा ऐसे दिनों में वेट करके कभी कभी ऐसे फिर सीपीआर ड्यूरिंग द डे सीपीआर रिजेक्शन फिर आपको मिलता है, और फिर आप वहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो एसएल जो है मोस्टली जो डे हाई अगर इस तरह का मिल रहा है, या सीपीआर का कोई भी लेवल मिल रहा है, तो वहाँ पर रख के और आप फर्दर उसको ट्रेल कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग इस तरह का, जैसे ये गैप हुआ और एक ये कैंडल जो है इसमें नीचे से रिजेक्शन तो है ही, ऑल्दो इसका जो बॉडी है वो ज़्यादातर रेड है। उसके बाद में एक बुलिश पुल बैक मिलता है, एग्जैक्टली सीबीआर तक नहीं पहुंचता है, लेकिन यहाँ इसके बाद में अब हमें लगता है कि ये एक रिजेक्शन हमको दे रहा है। तो इस तरह के दिन में भी कभी कभी क्या होता है, ये वो यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद वापस प्राइस पुल बैक करता है और फिर फिर सीपीआर से रिजेक्ट करता है। तो इस तरह की ये फॉर्मेशन ये कभी कभी ऐसे भी मिल जाती है कि ये प्राइस पहले ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, और फिर एक लेग और ऊपर गया और फिर रिजेक्ट हुआ, और फिर वहाँ से उसने फिर एक डाउन मूव आपको दी। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा इनवेरिएबली, और मे बी सेकेंड ट्रेड में आपको कुछ मिल जाए। और एक एग्जांपल ये है जिसमें क्लियरली एक गैप के साथ प्राइस ओपन हो रहा है और एक एलियन कैंडल फॉर्म हो रही है जो कि एक बुलिश कैंडल है, और ये यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जा रहा है और फिर वहाँ से एक पुल बैक दे रहा है। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर अब इतने पे यहाँ पर अब हमें लग रहा है कि ये यहाँ से ये रिजेक्शन, ऑल्दो इट हैज़ नॉट रीच द सीपीआर, ये रिजेक्शन हो गया है और आप यहाँ कहीं आगे चल के एंट्री प्लान कर लेते हैं, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मे बी आई शुड हैव वेटेड फॉर द प्राइस टू एक्चुअली रीच द सीपीआर एंड देन टेक एन एंट्री। लेकिन उस प्रोसेस में कभी कभी कई ट्रेड्स मिस भी हो जाते हैं और कभी कभी थोड़ी जल्दबाजी भी हो जाती है। तो ये तो खैर दिस हैपेंस, और इतना आपको ट्रेड टू ट्रेड थोड़ा डिस्क्रिप्शन लेना पड़ता है। अब इसमें दूसरे तरह का ट्रेड है सिमिलर टू एलियन कैंडल, वो है जिसे मैं कहता हूँ नेटिव कैंडल। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, बुलिश टेरिटरी में एक बुलिश कैंडल बन रही है, पहली कैंडल गैप के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल वाइड रेंज्ड, या बेरिश टेरिटरी में एक बेरिश कैंडल बन रही है इस तरीके की वाइड रेंज, और गैप भी गैप डाउन है। ठीक है, और ये कभी मोस्टली सीपीआर से इस तरह से रिजेक्ट होते हुए बन रही है, या फिर ये बड़ा ही गैप है और प्रीवियस डे हाई और R1 को या कोई भी नियर बाई पिवट को ब्रेक करते हुए बन रही है सिमिलरली ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्राइस यहाँ रुकता नहीं है, ये एक अर्जेंसी वाला सेटअप है। इस दिन प्राइस सीधे भाग जाता है ऊपर, और फिर ऊपर जा कर के वो या तो स्टॉल हो जाएगा, या फिर आपको प्रोबेबली सेकेंड हाफ ऑफ द डे में एक मूव और दे देगा।
तो ये बाद वाले सेटअप्स हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट डायरेक्शनल मूव है इसको यहीं पर कैच आप इस तरह के सेटअप से कर सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं चार्ट पर। जैसे ये दिन है, ये इतने बड़े गैप के साथ प्राइस ओपन हो रहा है और ये एक बुलिश कैंडल है बुलिश टेरिटरी में। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है कि थोड़ा जूम आउट करके आप देखो कि आप किस तरह की फॉर्मेशन में हैं। तो यहाँ आप देखिए एक थोड़ा डिसेंडिंग सही फॉर्मेशन था, ठीक है। प्राइस सीपीआर के ऊपर नीचे हो रहा था और अगले दिन का एक्सपेक्टेशन हमारा प्रोबेबली डाउन साइड की तरफ ही था ये, लेकिन ये उल्टा ही हुआ और इतने बड़े गैप के साथ एक बड़ी वाइड रेंज कैंडल ओपन होती है। तो इसमें प्राइस इमीडिएटली इट शूट्स अप एंड रन्स अवे। यहाँ पर एंट्री बहुत ट्रिकी रहती है, क्योंकि इस कैंडल को अगर आप हाई लो लेकर के चलोगे तो ये रिवॉर्ड रिस्क बहुत फेवरेबल नहीं रहता है। तो इसमें कई तरीके होते हैं एंट्री करने के। प्रॉब्ली आप इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लान कर सकते हैं और एक एक हवा में एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि मैं यहाँ वही मैं 60-70 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। या फिर अगर आपका कहें तो लक अच्छा है तो इसके बाद में एक छोटी कैंडल आपको मिल जाती है। अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। आप उस सेकंड कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। और इवन इफ़ यू आर बिट एग्रेसिव तो आप उस सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और बहुत बहुत कम है, ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। इस केस में मैं ये एडवोकेट नहीं करूँगा। आई प्रिफर टू गो लॉन्ग अबव द हाई ऑफ दिस कैंडल। ये और इसके एग्जांपल्स जैसे देखें, जैसे ये वाला दिन है, ये वाला दिन, ठीक है। तो आप देखिए ये एक बुलिश कैंडल है जो कि एक बुलिश टेरिटरी में एक छोटे से गैप के साथ ओपन हो रही है और इमीडिएटली दिस इज गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम नियर द प्रीवियस डे हाई और ये R1 के ऊपर जाकर के क्लोज हो रही है। तो अब आप यहाँ क्या सोचेंगे? अब हम यहाँ इस हाई के ऊपर एक एंट्री और यहाँ कहीं स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। तो सेकंड जो कैंडल है वो वेट नहीं करती है यहाँ पर और आपको इमीडिएटली एंट्री दे करके इमीडिएटली एक मूव मिल जाती है। यहाँ इसमें फिर इस दौरान अब आप कहीं ना कहीं यहाँ पार्शियल क्वांटिटी ज़रूर बुक करेंगे और इस मूव में आप फुल क्वांटिटी के साथ तो नहीं बैठेंगे। खैर वो सब चीज़ें ट्रेड मैनेजमेंट में जब हम देखेंगे। तो देखो पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, ये मूव मिली और बाकी पूरे दिन इट जस्ट केप्ट ऑन जस्ट रोटेटिंग अराउंड दिस लेवल। और इसके और एग्जांपल्स जैसे कि ये दिन है, अब कितना वाइड नीचे कैंडल है ये, दिस इज 210 पॉइंट्स। तो अब इतना क्या स्टॉप लॉस लेंगे आप? तो ऑन सच डेज बहुत बहुत ही ट्रिकी रहता है। तो फिर वही आप ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक और मिल जाए छोटी सी कैंडल और वो हमको दे देता है। अब इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि भाई इसके हाई के ऊपर आई विल एंटर एंड इसके लो के नीचे थोड़ा नीचे ऊपर कर लेना है, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कर देंगे और फिर वो इमीडिएटली आपको एक बुलिश मूव देता है। एंड देन ड्यूरिंग द डे फिर उसको आपको एक आध कोई खास मूव यहाँ पर थोड़ी सी मिली और कुछ नहीं मिला। तो इसको बहुत सारे लोग ओपन ड्राइव भी कहते हैं। लेकिन फिर उसमें क्लासिफिकेशन में ये चीज़ें कहीं मिस हो जाती हैं। तो मैं बस इसको नेटिव कैंडल और एलियन कैंडल के फ्रेमवर्क में ही देखता हूँ। इसमें अच्छा ये रहता है कि अगर इसका जो लो है वो कहीं सीपीआर से रिजेक्शन आपको दे रहा हो या प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन दे रहा हो और तब ऐसी बड़ी कैंडल बन रही हो तो थोड़ा कन्विक्शन उसका ज़्यादा रहता है। कभी कभी इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में प्राइस आपको कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता ही नहीं है और वो इट जस्ट शूट्स अप। और ये अगर बहुत ही बड़ी ऐसी कभी कभी कैंडल बन जाती है तो अब ये कितना है, ये है 365 पॉइंट्स की और प्राइस बहुत नीचे डाउनसाइड पिवट्स को क्रॉस कर चुकता है।
तो कभी कभी फिर फर्दर स्कोप फॉर फर्दर डाउन साइड वो बहुत कम रहता है। तो ऐसे दिनों में आपको जैसे ये कोई ज़्यादा बहुत ख़ास मूवमेंट या बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो बहुत ही ह्यूज अगर बन जा रही है कैंडल, देन फिर वही कन्विक्शन थोड़ा फिर अपना कम कर लेना चाहिए या साइजिंग थोड़ी सी रिड्यूस कर लेनी चाहिए। तो ये इस तरह के ट्रेड्स जो हैं ये महीने में 2 बार या 1 बार 2 बार 3 बार आपको मिल जाएंगे। रोज़ रोज़ इस तरह के दिन नहीं मिलते हैं। तो ऐसे जो दिन होते हैं इन पर कैपिटलाइज करना चाहिए। जैसे ये एक बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा इनडिसीजन है अभी हमारे पास, और अब यहाँ एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ये उतना बुलिश या बेरिश नहीं है जितना अभी तक हमने देखा, लेकिन कैटेगरी इसकी वही है, एक नेटिव कैंडल की जो एक वाइड रेंज कैंडल है। तो वाइड रेंज कैंडल के डिस्कशंस हम पुराने वीडियोस में कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हो। देखो फिर उसको एक इमीडिएट आपको मूव मिल गई और उसके बाद दिन भर में कोई ख़ास मूव नहीं मिली। बहुत एग्जांपल्स ऐसे आप अगर बैक टेस्ट करेंगे तो आपको इस तरह के ट्रेड्स के मिल जाएंगे। तो ये हो गई बातें एलियन और नेटिव कैंडल की। उसके बाद तीसरे तरह का जो हमारे पास ट्रेड आता है वो है CPR ब्रेकआउट। अब CPR ब्रेकआउट का मतलब क्या है? प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में CPR ब्रेकआउट कर रहा है, यानी कि प्राइस पहले यहाँ इस बेरिश जोन में था और फिर यहाँ बेरिश टेरिटरी से ये CPR को क्रॉस ओवर कर रहा है और आपको इस पॉइंट पर कहीं ट्रेड दे रहा है। तो आप इसमें यहाँ कहीं एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे चार्ट पर हम देखें, ये एक बेरिश कैंडल है, नीचे फर्दर बेरिश मूव अब हमें नहीं मिली और प्राइस ऊपर चलना शुरू कर देता है और ऊपर चल के ये CPR को यहाँ क्रॉस कर देता है और अब ये बुलिश टेरिटरी में आने लगा है। तो आप यहाँ पर फिर आपको अगर कोई एरिया मिल जाए, जैसे कि अब ये यहाँ पर एक बड़ी टाइट सी कंसोलिडेशन है, तो आप इसके ऊपर नीचे यहाँ कहीं आप इस तरह से सोच सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको एक एंट्री मिल जाएगी और आपको यहाँ से एक बुलिश मूव मिली ट्रेडेबल। कभी कभी इस तरह की मूव अर्ली मॉर्निंग भी मिल जाती है। तो अगर ये यहाँ नीचे से जाता और ऐसे नीचे चलता वापस, तो ये एक CPR रिजेक्शन ट्रेड होता। लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये ऊपर से आ रहा है और CPR को रिजेक्ट कर रहा है और फिर CPR से वापस पुल बैक दे रहा है हमको नीचे की तरफ। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ये रहता है कि ये कभी कभी ये इस तरह की मूव्स ऐसे ही होकर के रह जाती हैं। तो हालांकि इधर तो आपको मिल गया ये एक डिसेंट, यू गॉट अ डिसेंट मूव। लेकिन अगर प्राइस ऐसे, इसमें रिस्क ये रहता है कि यू आर एंटरिंग इन रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स डे जो कि साइडवेज हो सकता है। तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग इस तरह का CPR ब्रेकडाउन जो होता है इसमें थोड़ा कन्विक्शन लोअर रहता है एज अपोज टू जब एक अच्छी मूव यहाँ हो जाए और उसके बाद में ये CPR के ऊपर ब्रेकआउट करे। जैसे एक ही एग्जांपल है, थोड़ा क्लीन है। यहाँ पर ये नीचे नीचे एक्शन हो रहा था और फिर ये CPR के ऊपर यहाँ ब्रेकआउट कर देता है। ये भी अर्ली मॉर्निंग ही कहा जाएगा, 10 बजे ही हो रहा है। लेकिन ये पिछले एग्जाम्पल से थोड़ा क्लीनर है एग्जाम्पल। इसमें भी जैसे जैसे ये वाला दिन देखिए 21 जुलाई, तो ये यहाँ पर प्राइस नीचे जा रहा है और प्रॉब्ली हम यहाँ से कहीं से CPR रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जो ये CPR ब्रेकआउट होता है ये बहुत वॉयलेंट ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ऐसे 2 कैंडल में ही ब्रेकआउट कर गया। तो इस तरह के दिन में थोड़ा कन्विक्शन मेरा लो रहता है एज अपोज टू जहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्टर ब्रेकआउट होता है। ये इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल अभी चार्ट पर देखते हैं। जैसे ये दिन है, अब यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर इतना डिस्टेंस कवर करके अब इस CPR तक पहुँचा है। तो ये थोड़ा नैरोअर CPR है। थोड़ा सा अगर मीडियम साइज CPR रहता है तो CPR ब्रेकआउट के लिए अच्छा होता है।
क्योंकि नैरोअर सीपीआर के ऊपर नीचे बहुत इजी है प्राइस के लिए हो जाना, और फिर आप जज नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर किस तरह से ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर देखिए अब देख वही एक ही कैंडल ऊपर नीचे कर रही है, और इस तरह से यहाँ पर एक एक जो ये डिस्कशन हो रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में, कि भाई बुल्स कह रहे हैं कि भाई हम ऊपर प्राइस ले जा रहे हैं, बेयर्स कह रहे हैं यार क्या कर रहे हो तुम भाई, बेयर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं अब तुम में स्ट्रेंथ नहीं है, अब हमें ऊपर ले जाने दो। इस तरह का एक बैक एंड फोर्थ, थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन अगर मिल जाए सीपीआर के आसपास, क्योंकि ये नैरो है इसलिए यहाँ पर ये कंसोलिडेशन आपको, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये ऊपर नीचे बहुत कर गया, अदरवाइज अगर ये थोड़ा मीडियम सीपीआर होता तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, और फिर इसके बाद में जो ब्रेकआउट्स मिलते हैं वो भी फिर अच्छे सस्टेनेबल सीपीआर ब्रेकआउट्स होते हैं। तो ये इसके बाद में फिर हम जो फोर्थ टाइप ऑफ जो है ट्रेड, वो है पुल बैक ट्रेड। तो अब तक हमने जितने भी ये तीनों चीज़ें देखी, जो कंसेप्ट देखे, एलियन कैंडल के साथ सीपीआर रिजेक्शन, या फिर नेटिव कैंडल के साथ में ओपन ड्राइव, या एक सीपीआर ब्रेकआउट, ये तीनों बड़े स्पेसिफिक से ट्रेड्स हैं जो रोज़ाना नहीं मिलने वाले हैं। ये जिस दिन मिलेंगे उस दिन आपको रेडी रहना चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। लेकिन डे इन डे आउट जो जिस तरह का ट्रेड आपको मिलेगा, वो इन कैटेगरीज में नहीं आप कहीं डाल पाएंगे, और आपको एक पुल बैक ट्रेड की तरह लेना पड़ेगा। अब इसमें कई तरह के पुल बैक्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस किसी रेजिस्टेंस या किसी पिवट से पुल बैक ले सकता है। जैसे यहाँ पर R1 या प्रीवियस डे हाई तक ही आया और एक वाइड कैंडल थी, तो इस तरह का वाइड रेंज कैंडल रिट्रेसमेंट, तो आप इसमें यहाँ पर ये जो पुल बैक है यहाँ पर एक एंट्री सोच सकते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा कभी कभी जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल्स में भी देखा कि एक फ्लैगिश सी फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये अपने आप में एक पुल बैक ट्रेड बनता है। ठीक है, ये प्राइस नीचे जा रहा है, इट जस्ट पुल्ड बैक टू मेक अ स्मॉल फ्लैगिश फॉर्मेशन, और फिर आपको उसने एक यहाँ पर ट्रेड दे दिया। इसके अलावा जो भी पुल बैक्स हैं, फिर उसमें मूविंग एवरेजेस का रोल आ जाता है। तो अगर एक मूविंग एवरेज आपने यहाँ पर इस तरह से आपका नीचे जा रहा है, या इधर बेरिश साइड में भी इस तरह से आपका मूविंग एवरेज जा रहा है, तो आपको जो ट्रेड मिलेगा उसमें एक ट्रेड होता है जिसे मैं कहता हूँ टच एंड गो पुल बैक, जैसे ये वाला है। ठीक है, प्राइस जस्ट उस मूविंग एवरेज को टच करता है, और फिर वहाँ से एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह वो प्राइस आगे निकल जाता है। दिस इज़ अ टच एंड गो पुल बैक। और इसकी तरह से जब प्राइस मूविंग एवरेज पर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, जैसे यहाँ पर 2 3 4 5 कई कई कैंडल्स आपको मिली, तो इसको मैं कहता हूँ रीच एंड रैली पुल बैक। तो यहाँ पर इस कंसोलिडेशन के नीचे आप यहाँ कहीं ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो प्रॉपर एक पूरी मूव के बाद में पूरा पुल बैक आए और फिर एक पूरा 1 सेकंड आप मूव का वेट करें, तो ये होता है जैसे मैं कहता हूँ स्विंग ट्रेडर्स पुल बैक। तो ये तो फिर इसमें सब टाइम निकल गया, टाइम बहुत कम बचता है प्राइस के लिए अपना एक पूरी इस तरह की सेकंड लेग दे करके अगली मूव देने में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के जो पुल बैक्स हैं, दे आर क्यूटर देन स्विंग ट्रेडिंग पुल बैक्स। ये यहाँ पर आपको बस 2 3 ज़्यादा बहुत देर वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर प्राइस एक मूव में, एक ट्रेंडिंग मूव में है, तो आप एक मूविंग एवरेज से उस पुल बैक को जज कर सकते हैं। बहुत बड़ा पुल बैक वो देगा तो फिर प्रॉब्ली वो एक लो कन्विक्शन ट्रेड रहेगा। ऑल्दो ऐसे में भी कभी कभी हमको मूव्स मिल जाती हैं। तो यहाँ फिर ये क्वेश्चन आता है कि मूविंग एवरेजेस कौन से यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिशनली तो 10 और 20 EMA ये जो हैं यूज़ किए जाते हैं। और मैं इसमें अक्सर बहुत सारे ट्रेडर जो हैं 13 और 34 जो फिबोनाची नंबर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं इन सब कॉम्बिनेशंस को कई बार बहुत यूज़ करने के बाद में
फिर अब मैं मोस्टली जो प्रेफर करता हूँ तो मैं शॉर्टर मूविंग एवरेज में 10 और जो स्लोअर है उसमें 34। ये 10 और 34 ईएमए का जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे थोड़ा बेटर लगता है। तो 20 ईएमए के साथ में एक देखा है मैंने इंडाइसेस में कि प्राइस अक्सर 20 ईएमए को 21 ईएमए है, ये जो ब्लू लाइन है, ठीक है, इसको प्राइस अक्सर इसको ब्रीच करता है। और लेकिन अगर एक थोड़ा बड़ा स्लोअर एवरेज लिया जाए जैसे कि 34 ईएमए, तो ये अच्छा एक ट्रेंड का ये कंफर्मेशन देता है कि आप एक बुलिश ट्रेंड में हैं। तो इसलिए 10 और जो 34 हैं ये मेरे जो ईएमए हैं, ईएमए ऑफ चॉइस रहते हैं। ये वाला 10 है और ये 34 है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये दिन है, अब ये एक नेटिव कैंडल है और उसके बाद में आप इसके हाई के ऊपर या इस छोटी कैंडल के हाई के ऊपर कहीं प्राइस का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन द प्राइस डिडंट रश अप, प्राइस वापस पुल बैक करने लगा। अब यहाँ पर बहुत लोग इस कैंडल में या इस कैंडल में एंटर कर जाते हैं जल्दबाजी में कि प्राइस नीचे आ गया, चलो यहाँ एंट्री ले लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब तक प्राइस इस 10 ईएमए तक नहीं आता है आप एंट्री मत लीजिए। बहुत क्लोज आ जाए वहाँ से आप ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन इतना दूर उससे एंट्री लेना, या तो अगर इसको मूव करना है, अर्जेंट मूव करना है, तो या तो यहीं से मूव कर जाए या फिर ये पुल बैक दे दे हमें 10 ईएमए तक। अब ये बीच में आकर के अगर यहाँ से वो मूव कर जाएगा तो वो ट्रेड आपका मिस हो जाएगा मिस तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब इस वाली कैंडल में ये 10 ईएमए से थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ मिला है। और प्रोबेबली अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर यहाँ से अभी ऊपर निकलता है तो ये ईएमए भी अप टर्न हो जाएगा और यहाँ से हमको एक पुल बैक मिल जाएगा कंफर्म। तो दो तरीके हैं, या तो एक तो हो गया थोड़ा एंटिसिपेटरी जिसमें इसी कैंडल के हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान कर ली जाए और इसके लो के नीचे जो है स्टॉप लॉस रख दिया जाए, या फिर अगर नियर बाई कोई एक आधा और हाई मिल रहा है तो थोड़ा सा और ऊपर आप ले सकते हो। और या फिर आप एक कैंडल का वेट कर सकते हैं। आप एक अब यहाँ से हमको एक अच्छा एक कैंडल ने ब्रीच किया, दूसरी कैंडल ने सपोर्ट लिया उसी मूविंग एवरेज पर, और थर्ड कैंडल में ये पुल बैक मिल गया, तो कंफर्म तो पुल बैक हुआ यहाँ पर ये। अब यहाँ पर जब आप ब्रीच करेगा तो इस 10 से आप और इतना दूर ही ले रहे हैं, तो इसलिए इसमें यहाँ या ये वाली जो एंट्री है ये बेटर एंट्री रहती है। तो उसके बाद में फिर आप देखिए कि ये एक ब्रीच करता है और लेकिन यहाँ से आपका जो बिगर मूविंग एवरेज है वो आपको अभी भी कंफर्मेशन दे रहा है कि यू आर स्टिल इन द ट्रेंड, और यहाँ कहीं आप इसमें एग्जिट कर जाएंगे फाइनली। थोड़ा सा पोजीशन, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप बीच बीच में यहाँ अपना करते रहेंगे। एक और एग्जांपल जैसे कि ये वाला दिन है, अब यहाँ पर ये एक बेरिश कैंडल बन रही है, वाइड रेंज्ड इन अ बेरिश टेरिटरी, और यहाँ पर आप इस कैंडल के लो के नीचे एक आप चाह रहे हैं कि एक आपको अर्जेंसी वाला ट्रेड मिल जाए और आप यहाँ कहीं एंट्री ले लेते हैं, लेकिन वो मूव ज़्यादा आगे नहीं जाती है। अगर आपने स्टॉप लॉस अपना इस यहाँ कहीं आप रखेंगे इस तरह के मूव में S1 के ऊपर यहाँ कहीं, तो मे बी इट कैन हिट योर स्टॉप लॉस एंड देन पुल बैक फ्रॉम दिस एवरेज एंड देन गो डाउन। तो इस केस में अब आप यहाँ देखिए ये पहला जो कैंडल है जो मूविंग एवरेज तक पहुँचा और यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेज हैं, तो ये इस तरह की ट्रेड लोकेशन को और भी हायर कन्विक्शन बनाती हैं। तो अभी भी ये नीचे नहीं जा रहा है। अब ये पहली जो है कैंडल कहीं ना कहीं ये कंफर्म कर रही है कि ये पुल बैक अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और अब आप इसके ऊपर यहाँ कहीं स्टॉप लॉस और इस कैंडल के नीचे यहाँ कहीं आपकी एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ, मतलब ऑब्वियसली यू आर नॉट इन द ट्रेड बट इट टेस्टेड दैट लेवल एंड दैट मेड दिस लेवल इवन मोर स्ट्रॉन्गर, और फिर आपको एक बहुत ही क्लियर कट यहाँ स्टॉप लॉस का लेवल मिल गया, और फिर
ये काफ़ी देर मूविंग एवरेज के पास रहने के बाद में फिर ये प्राइस नीचे गया। तो ये है रीच एंड रैली पुल बैक। यहाँ इट रीच्ड द मूविंग एवरेज। लास्ट जो एग्जांपल हमने देखा था वो एक ऑलमोस्ट एक टच एंड गो पुल बैक था। और एक एग्जांपल ये है। अब हर केस में मूविंग एवरेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ तभी पड़ती है जब किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट से हमको प्राइस रिजेक्ट होता हुआ नहीं मिल रहा है। तो ये सिर्फ ट्रेंड, जब हमें ट्रेंड में देखना है तब ज़रूरत है मूविंग एवरेज की। अदरवाइज मोस्टली यू कैन कीप दम टर्न्ड ऑफ। अब इस केस में भी आप देखिए, ये प्राइस यहाँ से क्लियरली प्रीवियस डे हाई से ये रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत क्लियर रिजेक्शन है। तो यहाँ नीचे स्टॉप लॉस और यहाँ कहीं एंट्री प्लान की जा सकती है। इट मूव्ड अप एंड देन केम बैक विद इन योर बाइंग रेंज एंड देन इट अगेन मूव्ड अप। तो इस तरह का पुल बैक प्रीवियस डे हाई से या फर्स्ट सेकंड पिवट से कई जगह से आपको मिल सकता है। जैसे कि एक ही एग्जांपल है बैंक निफ्टी 6 अक्टूबर। तो ये टच एंड गो पुल बैक है, ज़रूरी नहीं कि वो मूविंग एवरेज से ही हो। R1 से इट टच्ड एंड देन इट जम्प्ड अप एंड देन इट नेवर लुक बैक। तो ये सब एग्जांपल्स हैं कुछ पुल बैक ट्रेड्स के। अब इसमें बस एक बात और जो कहना चाहूँगा वो ये है कि एक्सट्रीमली टाइट स्टॉप लॉसेस नहीं रखने चाहिए। जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है और फिर ये पुल बैक करके नीचे आ रहा है और आपने इस कैंडल में कहीं एंट्री ले ली, एंटिसिपेटरी एंट्री ले ली ड्यूरिंग द कैंडल फॉर्मेशन, और आपने अपना स्टॉप लॉस रख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बिल्कुल जस्ट इसके हाई पर रख दिया। 2-3 कैंडल बाद इसने आपका स्टॉप लॉस हिट किया एंड देन इट मूव डाउन। तो बेटर है कि थोड़ा सा बफर रखिए, और आसपास में अगर कोई पिवट या रेजिस्टेंस मिल रहा हो तो बहुत बढ़िया है, तो फिर उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखिए। तो इतना थोड़ा सा उसको मूव करने का आपको मौका देना चाहिए। तो ये इसके साथ ये हमारे जो कंटिन्यूएशन ट्रेड्स हैं ये होते हैं कंप्लीट। और अब हम आते हैं रिवर्सल ट्रेड्स पर। अब रिवर्सल ट्रेड्स क्या हैं? तो बेसिकली आप अपोजिंग टेरिटरी में ट्रेड ले रहे हैं, आप पंगे ले रहे हैं आप, यानी कि बेरिश टेरिटरी में आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं इस तरह से। ठीक है, या बुलिश टेरिटरी में आप बेरिश ट्रेड ले रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि आप इतना कॉन्ट्रेरियन हो गए, आप ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ये सिग्नल करती होंगी आपको कि यहाँ से अब देर इज़ नॉट मच स्कोप फॉर फर्दर मूव इन द सेम डायरेक्शन एज अर्लियर। तो मैं मोस्टली कंटिन्यूएशन ही ट्रेड्स लेना पसंद करता हूँ और रिवर्सल ट्रेड्स बहुत कम लेता हूँ। तो उसमें पहला जो सेटअप है जो रिवर्सल ट्रेड्स के लिए है वो ये है कि एक बहुत बड़ा गैप हो जाए, प्राइस ओपन ही यहाँ कर रहा है या प्राइस ओपन ही यहाँ कर रहा है, बहुत हायर या बहुत लोअर पिवट्स में। तो मोस्टली इसके बाद में एक्सपेक्टेशन फॉर फर्दर डाउन साइड जो है वो कम रहती है, और ये संभावना ज़्यादा रहती है कि यहाँ से प्राइस ऊपर या तो CPR की तरफ या किसी बड़े मूविंग एवरेज की तरफ रिट्रेस करेगा। तो इसका एक एग्जांपल है ये। इसमें आप देखिए प्राइस बहुत बड़ा गैप डाउन तो ये नहीं है, बट प्राइस ओपन बिलो S2 और फिर काफ़ी इंटेंसिटी के साथ ये S5 के भी नीचे चला गया। तो S5, S4, S5 के नीचे बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं रहती है। तो इसमें एक चांस तो ये रहती है कि प्राइस ऐसे यहाँ पर आकर के और फिर इन्हीं लेवल्स के अराउंड स्टॉल कर जाए। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन इस दिन एक रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स हायर पिवट्स, टुवर्ड्स मीन रिवर्जन, टुवर्ड्स अ मूविंग एवरेज, टुवर्ड्स CPR ये होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं देखता हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि जो ये पहले जो शुरुआत की कुछ रेंज होती है, ये सारा प्राइस एक्शन इसी के अंदर नहीं होना चाहिए, इसके बाहर थोड़ा सा निकलना चाहिए इसको।
गैप की डायरेक्शन में ही। दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ इस कैंडल के बाद में अब एंट्री कहाँ ली जाए, इस ग्रीन कैंडल पर ले लें, इस पर ले लें, कहाँ लें? तो मोस्टली जो फर्स्ट कैंडल है दैट क्लोजेज अबव द 10 EM है, यहाँ इसके ऊपर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यार, यू जस्ट लेट द कैंडल क्लोज अबव द 10 EM है, ठीक है, इमीजिएटली एंटर नहीं कर जाना है, और उसके बाद आप वहाँ एंट्री ले सकते हैं। और अच्छा ही रहता है कि एक पिवट क्रॉस हो जाए, जैसे कि S5 तक आया है तो इट इज़ बेटर इफ इट क्रॉसेस वन पिवट, एक पिवट रिट्रेस कर जाए। तो ये यहाँ से इसमें बेसिकली हम अपने जस्ट वी आर जस्ट स्टैकिंग द ऑड्स इन आवर फेवर। बहुत जल्दी एंट्री लेने में कभी कभी क्या होता है, इसके नीचे ही और ही चला जाता है या यहाँ रह जाता है, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा उस केस में। जैसे ये एक अच्छा एग्जांपल है, प्राइस R4 के पास में ओपन होता है विद अ ह्यूज गैप, R5 तक जाता है और फिर लौटने लगता है, और ये 10 EM है, इसको इस क्रॉस डाउन करता है, इसके नीचे क्लोज होता है, और उसके पास में ही R4 पिवट है। तो यहाँ पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं इस लेवल पर, और फिर स्टॉप लॉस विल डिपेंड एज द सर्कमस्टेंस विल बी। यहाँ से आपको एक मूव मिल जाती है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। एक एग्जांपल इस तरह का होता है जिसमें जो प्राइस ओपन हो रहा है वो S1 पर ओपन हो रहा है, गैप तो है छोटा सा, और फिर एक बड़ी कैंडल के साथ वो नीचे जा रहा है। तो इस तरह की जब प्राइस चल के जा रहा है, गैप डाउन नहीं हो रहा है बहुत बड़ा, तब यहाँ पर मैं अवॉइड करता हूँ रिवर्सल ट्रेड लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इस तरह की मूव जो है, ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है रादर देन एक इमोशनल इतना बड़ा गैप। तो ये दिस इज़ मोर लाइकली टू सस्टेन। तो ऐसे केसेस में अगर या तो प्राइस जैसे कि यहीं रह गया ये, तो इसमें रिवर्सल ट्रेड लेना मैं अवॉइड करता हूँ। इवन इस तरह के दिनों में भी गैप तो बहुत बड़ा है, पर ये S2 S3 के बीच में ही ओपन हुआ है, तो यहाँ पर लोकेशन वाइज तो आप ले सकते हैं। लेकिन इस दिन हुआ क्या, इस दिन हुआ ये कि जो पहली कैंडल की जो रेंज थी, ये पूरा प्राइस इसी रेंज में रह गया है। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा अंडर कट करे, थोड़ा सा और नीचे को जाए, और फिर वापस लौटे मूविंग एवरेज की तरफ। तो ये एक बेटर रिवर्सल ट्रेड रहता है, तो इस तरह के ट्रेड को भी हम अवॉइड करते हैं। और एक एग्जांपल इस तरह का, जैसे ये एक बड़ा गैप डाउन है, S5 के नीचे गैप डाउन हो रहा है, और पहली कैंडल की रेंज बहुत ज़्यादा है, और एक तो यही पॉइंटर हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि ये पुल बैक भी दे रहा है, क्लोज भी हो रहा है इसके ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन ये इसके क्लोज अगर आसपास में कहीं पर एक पिवट है, तो इट इज़ बेटर कि आप उस पिवट के ऊपर बाय पॉइंट प्लान कीजिए। थोड़ा सा उससे कन्विक्शन इम्प्रूव होता है, थोड़ा सा और ज़्यादा हमारे फेवर में आते हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका रिवर्सल ट्रेड लेने का, जो है एक एक्सट्रीम गैप रिजेक्शन। बहुत बड़ा गैप हुआ, प्राइस ने उसको गैप को रिजेक्ट कर दिया, उस गैप को फिल करने चला। दूसरा जो इसमें चीज़ होती है वो रहती है वर्जन CPR। अगर कहीं आपको मिल रहा है, मान लीजिए पिछले दिन का CPR यहाँ पर है, और आज के दिन का जो आपका प्राइस एक्शन है वो कुछ इस तरह का है। प्राइस यहाँ तक आया है, तो इस तरह के दिनों में आप ये इस CPR को एक्सटेंड कर देना चाहिए अगले 2-4 दिन के लिए। और जब प्राइस इस जोन में आएगा, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ से ये ज़रूर कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। कभी कभी नहीं भी करता है, और इट जस्ट बिल्कुल उसको ब्रीच करते हुए नीचे चला जाता है। तो वो तो खैर है ही है, बट दिस इज़ अ गुड प्लेस टू टेक अ रिवर्सल ट्रेड। इसके एग्जांपल्स देखते हैं चार्ट पर। जैसे ये दिन देखिए, 17 नवंबर, ये CPR है, और इस दिन पूरे दिन प्राइस इस CPR के ऊपर रहा, बिल्कुल पास नहीं आया, कहीं टच भी नहीं किया। तो अब ये जोन बन जाती है हमारी इम्पोर्टेंट अगले कुछ दिनों के लिए। आप इस जोन को मैन्युअली एक्सटेंड कर दीजिए, और प्राइस यहाँ से एक बेरिश मूव देता है, इस जोन में आता है, और फिर यहाँ से ये
रिवर्स हो जाता है। तो अगर आप यहाँ शॉर्ट एंट्री ले रहे हैं तो भी आपको कॉशियस होना चाहिए। ये एक एग्जिट टेक्निक भी है इस तरह की, किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन का होना। तो यू कैन बिगिन टू बुक प्रॉफिट्स हेयर ओनली, और फिर यहाँ पर आप एक बुलिश मूव के लिए भी री एंटर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा रिवर्सल टेक्निक है वर्जिन सीपीआर को यूज़ करना। एक और एग्जांपल है, ये दिन पूरे दिन प्राइस सीपीआर के ऊपर रहता है, तो इस सीपीआर को आप अगले कुछ सेशंस के लिए एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये दिन भी थोड़ा सा एक रेंज बाउंड सही दे रहा है, तो अगले दिन हम एक नैरो सीपीआर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ में ये जोन भी है, तो अगर प्राइस ट्रेंड करता है, इधर उधर जाता है, तो इस जोन से बाउंस करने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये देखिए, ये नैरो सीपीआर है और प्राइस बेरिश मूव में नीचे जा रहा है, और यहाँ पर अब इसको थोड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इसमें भी रिवर्सल की वही टेक्निक है, जो हमारी रिवर्सल की टेक्निक हर जगह यही है कि जब तक ये 10 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ये आपको ऑफर देगा कि भाई तुम यहाँ एंटर कर जाओ, देखो अब मैं यहाँ से रिवर्स कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, ये इसके थ्रू नीचे भी निकल सकता है, ये यहाँ पर बहुत नीचे आ गया है ये, और इस सीपीआर की इस पूरी जोन को ट्रेवल करके इसको ब्रीच कर दिया है ऑलमोस्ट, बिल्कुल लोअर लेवल से इसको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो अब देखिए, पहली बार इस पूरी मूव में ये 10 ईएमए के ऊपर क्लोज होता है। तो अब आप ये जो लो बना, इस लो को स्टॉप लॉस मान के, और यहाँ हाई पर यहाँ कहीं आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो and you got a good move. Not only did it reach till the CPR, but because the CPR was a narrow one, it reached it did a CPR breakout also, and then it went over to the bullish side. तो ये एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड मिला हमें यहाँ पर। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा काम करेगा ही करेगा। यहाँ पर भी देखिए, एक बड़ा वाइड सीपीआर था, प्राइस डायरेक्टली इसमें आ रहा है और इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है अपने मूविंग एवरेज से, तो हमें लगता है कि अब यहाँ से ये वापस जाएगा। तो पूरी अब यहाँ कोई पॉइंट नहीं है रिवर्सल ट्रेड यहाँ पर अगर आप लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ तो कोई बड़ा गैप भी नहीं है। पूरी वर्जिन सीपीआर की जोन को अच्छे से इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो यहाँ इस तरह फिर हम इस कंडीशन में ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और ये इसी तरह से, जैसे बेरिश साइड पर देखा, ये बुलिश साइड पर भी आप इन लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये पूरे दिन प्राइस सीपीआर से दूर रहा, इस लेवल को हमने एक्सटेंड कर दिया। अगले दिन यहाँ पर आप कहीं अगर आपने कोई लॉन्ग ट्रेड लिया, तो जब ये इस जोन में पहुँचने लगे, तो आप यहाँ पर आपको ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग कुछ ना कुछ करनी चाहिए। और उसके बाद में फिर ये इसने आपको एक थोड़ी सी बेरिश मूव दी, नहीं अच्छी खासी दे दी है ठीक है। तो यहाँ इसका वही इस हाई जो के ऊपर स्टॉप लॉस, और जब ये 10 के नीचे क्लोज करता है, तो इस लेवल के थोड़ा नीचे आपकी एंट्री प्लान होनी चाहिए। तो ये दोनों सेटअप्स हैं रिवर्सल ट्रेड्स के। तो अब तक हमने क्या देखा, जितनी भी एंट्री टैक्टिक्स थी इनको समराइज कर देते हैं। कोई भी ट्रेडिंग डे दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी इधर ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग में या तो कंटिन्यूएशन हो सकता है या रिवर्सल हो सकता है। कंटिन्यूएशन में आप ट्रेड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एलियन कैंडल, नेटिव कैंडल, सीपीआर ब्रेकआउट, या फिर मोस्ट कॉमनली एक पुल बैक टू अ मूविंग एवरेज और टू अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। रिवर्सल में आप एक्सटेंडेड गैप रिजेक्शन या वर्जन सीपीआर रिजेक्शन के बेसिस पर ट्रेड करेंगे। और इसके अलावा नॉन ट्रेंडिंग भी दो तरह के दिन हो सकती हैं। एक तो ये स्टॉल डे होता है, जिसमें कि आपको एक इनिशियल मूव मिलती है और फिर प्राइस ये ऐसे करके स्टॉल हो जाता है। तो अगर आपने इस इनिशियल मूव में एंट्री नहीं ली है, तो फिर यहाँ पर एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं रहता। ऑल्दो आपको ये बात पता नहीं होती है कि स्टॉल हो जाएगा। और फिर इसके आगे तो एक रेंज बाउंड डे होता है। तो रेंज बाउंड डे में तो कुछ भी नहीं, आपको ये जो इनिशियल मूव थी ये भी नहीं मिलती है, और पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है, जैसे कि ये एक दिन है, इस दिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक ऑप्शन सेलर का डे होता है, पुट बेच दिया नीचे का। तो खैर मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग तो मैं नहीं करता हूँ, तो मुझे केवल ट्रेंडिंग जो डेज होते हैं उन्हीं में इंटरेस्ट रहता है। तो
अब तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी, पिछले वीडियो से लेकर के आज के वीडियो तक, ये प्री मार्केट हमारा क्या बायस होना चाहिए, फर्स्ट बार फीडबैक क्या होगा, क्या दिन ट्रेडेबल है या नहीं है, हमारी ट्रेड की डायरेक्शन, उसका कन्विक्शन क्या होना चाहिए, हमारा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए। तो एंट्री पॉइंट से लेकर के और पहले की ये सब चीज़ें, ये सब डिस्क्रिशनरी है। यहाँ पर सिर्फ हमारा खूब दिमाग लग रहा है इन चीज़ों में कि हमें कैसे करना है, और इसके बाद का पूरा पोर्शन पूरा सिस्टमिक है, पूरा रूल बेस्ड है। तो ये अगर आपकी पूरी ही स्ट्रेटजी सिस्टमेटिक स्ट्रेटजी है, पूरा पूरा शुरू से लेकर एंड तक पूरा रूल बेस्ड है, जिसमें आपको कहीं पर कोई मैनुअल डिसीजन नहीं लेना है, तो इट इज़ बेटर टू रन सच अ स्ट्रेटजी थ्रू एन एल्गो, है ना, वो बेटर रहेगा। मेरा मानना है कि आपकी स्ट्रेटजी में कुछ एलिमेंट्स डिस्क्रिशन के होने चाहिए, ताकि कोई एल्गो उसको कभी रेप्लिकेट नहीं कर सके। आपकी जो फाइट है अपने फेलो ट्रेडर्स से नहीं है, हमसे नहीं है, मेरी आपसे नहीं है, आपकी मुझसे नहीं है, हम सबकी जो फाइट है वो एल्गो से है। तो एल्गो कैन नेवर रिप्लेस अ डिस्क्रिशनरी स्ट्रेटजी, बट इट कैन एग्जीक्यूट अ स्ट्रेटजी बेटर देन यू कैन विद योर माइंड। अगर पूरी रूल बेस्ड है तो फिर उसको एल्गो के थ्रू रन करना सही रहता है। और इसमें भी जो आप पूरे 6 घंटे तक पूरा एक ही फोकस के साथ में आप चीज़ों को नहीं देखेंगे, आपका सिर्फ जो फोकस है वो सिर्फ एंट्री पॉइंट तक ही ज़्यादा रहेगा। अगर आप पूरे टाइम अगर ये पोर्शन भी आप डिस्क्रिशनरी कर देंगे तो फिर तो ये बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। तो इसलिए केवल ये सिलेक्टिव इंटेंसिटी केवल यहाँ तक आपको रखना है, उसके बाद में बहुत ईजी हो जाता है। तो जब हम अब इस तरह की आपको मैंने इतने ट्रेड एग्जाम्पल्स दिखाए, और जब भी आप बैक टेस्ट करेंगे या रेट्रोस्पेक्टिवली कोई चार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसकी एंट्री तो बड़ी सिंपल थी, ये तो यही एंट्री होनी चाहिए थी, इसमें तो कोई और एंट्री है ही नहीं। लेकिन जब आप वाकई में उसको मार्केट आवर्स में ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह गलतियां होंगी, बहुत सारी जगह आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ गलत एंट्री ले ली, वहाँ लेनी चाहिए थी। तो एक्चुअली होता ये है कि जब हम पुराने चार्ट्स को देखते हैं तो हम प्रोबेबिलिस्टिक तरह से नहीं सोचते हैं। तो इसमें जाते जाते एक इस कोट के साथ आपको छोड़ जा रहा हूँ, जो कोट है एनी ड्यूक की। ये बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल पोकर प्लेयर थी, अब तो ये रिटायर हो गई हैं, और अब ये ऑथर और कंसल्टेंट हैं। तो खैर इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त एक किताब है थिंकिंग इन बेट्स, सबको पढ़नी चाहिए किताब। ये नॉन ट्रेडिंग बुक है, बट इट इज़ एक ट्रेडर के लिए बहुत एसेंशियल रीडिंग है ये, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट के लिए। तो ये कहती है कि जब भी हम पास्ट में देखते हैं और वही चीज़ देखते हैं जो हुई है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये तो इनएविटेबल था, ये तो हो नहीं था। हम भूल जाते हैं कि उस समय बहुत सारे पोटेंशियल आउटकम्स हमारे माइंड में होते हैं, उनमें से हमारे हमारे पास जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम था वो हम चूज़ करते हैं। हमें रियलिस्टिकली उस समय डिसीजन को इवेलुएट करना होता है। लेकिन बाद में हम ये नहीं देखते, बाद में तो फिर बस हम आई शुड हैव नोन या आई टोल्ड यू सो मैंने बोला था वाले मूड में आ जाते हैं, और यहाँ से आती है अनप्रोडक्टिव रिग्रेट। तो आप यू विल बी बेटर एंड बी हैप्पियर इफ यू रिकॉग्नाइज दैट यू विल बी नेवर बी श्योर ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो हमारा काम हर समय सही होना नहीं है। द टास्क ऑफ ट्राइंग टू बी राइट एवरी टाइम इज एन इम्पॉसिबल जॉब। तो हमें केवल अनसर्टेनिटी को नेविगेट करना है, अपने उस मोमेंट में जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है, जो हमारे एक्सपीरियंस और हमारे रूल्स के बेसिस पर आती है, उसको लेना। उसका आउटकम जो भी हो वो हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आज का सेशन कुछ ठीक लगा होगा आपको, कुछ चीज़ें मैंने जो कहनी चाहिए वो समझ में आई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, और लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।